दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आपके लिए आया हूँ वो मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है जिसका नाम है मैं हूँ टूटान। नन्हे दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी सुनाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही खबरदार करता हूँ कि मेरी दर्दनाक कहानी सुनते समय आपकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी न बहे, वरना मेरी स्वर्गवासी पत्नी और बेटी की आत्माएं तड़प उठेंगी। जैसे ही आप यह पेज पलटेंगे मेरी बर्बादी की सूनी दास्तान शुरू हो जाएगी। तो फिर पलटिए यह पेज। 14 अगस्त 1948 सारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में डूबा हुआ था। उसी रात विक्रम कल अर्जुन को स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज मिलने वाला है। मैं चाहती हूँ उसे शाबाशी देने वालों में हम भी शामिल रहें। देखना मालती, एक दिन हमारा अर्जुन बहुत महान आदमी बनेगा। विक्रम भारतीय गुप्तचर संस्था का सदस्य था। हाँ, लेकिन तुम उस पर कितना ध्यान दे पाते हो? मेरा काम ही ऐसा है। अब देखो ना, यह रिपोर्ट हुई हालात में आज ही कंप्लीट करनी है। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे तैयार करने के चक्कर में लगातार 3 दिन से जुटे हुए हो तुम? यह रिपोर्ट हमारे देश में फैले इससे भयानक और शक्तिशाली गैंग के खिलाफ सबूत है जो शत्रु देश के इशारे पर हमारे मुल्क में बदनामी और अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। हमारे विभाग के आदमियों ने अपनी जान पर खेलकर ऐसे पुख्ता सबूत एकत्रित किए हैं जो उस शत्रु देश को बेनकाब कर देंगे। ओके विक्रम, तुम अपना काम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। दिल्ली से बहुत दूर स्थित यह पहाड़ी, जिसे लोग डायमंड हिल कहते हैं, के गर्भ में बना देश का लहू चूसने वाले खतरनाक बिडाल गिरोह का हेडक्वार्टर। बिल्ला, वो रिपोर्ट किसी भी हालत में गृह मंत्रालय तक नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे इसके लिए खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़ें। सर निश्चिंत रहें, कल वो रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी। व्हाट सर? इस काम के लिए हमें कितना सोना मिलेगा? जितना तुम चाहो। ओह थैंक यू सर, समझ लिए आपका काम हो गया। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें वो रिपोर्ट उड़ा कर लानी है। ओके बॉस। हा, जल्लाद नाम है मेरा। मरने वालों से उनकी अंतिम इच्छाएं नहीं पूछता मैं। उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का माहौल होने के कारण कदम कदम पर पुलिस बल तैनात थे। पुलिस की नज़रों से बचने का यही एक प्रयास है कि मैं विक्रम तक अदृश्य होकर पहुंचूं। विनाशक का अद्भुत चमत्कार था कि अदृश्य हो चुका था वो हवा में। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। अदृश्य रूप में ही जा पहुंचा वो विक्रम सिन्हा के घर। वो फाइल कहाँ मिलेगी? तभी अंधेरे में नजर आई एक अलमारी। इस अलमारी में होनी चाहिए ये फाइल, लेकिन पहले उन तीनों को बेहोश करना पड़ेगा और ये बेहोश होंगे इस विनाशक की मदद से। विनाशक से निकली उस हरी गैस ने तीनों को बेहोशी की नींद सुला दिया। अब तोड़ता हूँ इस अलमारी को। विनाशक से निकली किरणों ने अलमारी के द्वार के परखच्चे उड़ा दिए। भड़ाम। विनाशक जल्लाद के सीने पर बंधी बेल्ट का नाम है। आवश्यक फाइल को कब्जे में कर वापस चल पड़ा जल्लाद। बॉस, यह लीजिए। जल्लाद अपने काम में कभी असफल नहीं होता। शाबाश जल्लाद। खुशी से चमक उठे बिल्ला की आंखें। जल्लाद के हाथ से फाइल लेकर उस पर एक निगाह डाली बिल्ला ने तो चौंक उठा। ओह नो! क्या हुआ बॉस? एटम बम की तरह फटा था बिल्ला के गुस्से का ज्वालामुखी। यह फाइल तो नकली है, इसकी तो कोई चौन्नी भी नहीं देगा हमें। क्या? गिड़गिड़ा उठा हुआ बेरहम जो अपने आप को जल्लाद कहता था। बॉस, जल्लाद पहली बार नाकामयाब हुआ है, मुझे एक मौका और दिया जाए। शायद आवाज़ गूंजी बिडरल ग्रुप के चीफ की। ठीक है, या तो असली फाइल लेकर लौटना या फिर अपने लिए कफन का इंतजाम करके आना। जल्लाद एक बार फिर चल पड़ा।
खून खोल रहा था इस वक्त उसका। विक्रम सक्सेना, तेरी चालाकी के कारण ही आज जल्लाद का अपमान हुआ है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 15 अगस्त 1948 सूरज की सुनहरी किरणों ने भारत की धरती पर फैलकर स्वतंत्रता दिवस का सलाम किया। अलमारी के परखच्चे उड़ा दरवाजा चीख चीख कर कह रहा है कि मालती की रात कोई हमारे घर में फाइल चुराने के उद्देश्य से आया था और हम बेहोशी की नींद सोते रहे। अब क्या होगा विक्रम? मुझे पहले से ही ऐसी घटना की आशंका थी, अतः अलमारी में मैंने नकली फाइल रख दी थी। असली फाइल अब भी मेरे पास है। मुझे वह फाइल इसी समय गृह मंत्रालय पहुंचानी होगी। उसके बाद हम दोनों अर्जुन के स्कूल चलेंगे। तभी 10 साल का नन्हा अर्जुन स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए कमरे में आया। पापा, मैं तैयार हूँ, आप भी मेरे साथ चलेंगे ना? बेटे, तुम स्कूल बस से चले जाओ, हम कुछ देर बाद आएंगे। जब तुम बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी ग्रहण करोगे तो हम तुम्हारे समीप ही होंगे अर्जुन बेटे। मालती के नन्हे अर्जुन को चूमा तभी बाहर से स्कूल बस के हॉर्न की आवाज़ आई। पी लो, तुम्हारी बस आ गई। अर्जुन के बस में बैठते ही स्कूल बस चल पड़ी। मम्मी पापा, जल्दी पहुंचना वरना मैं आपसे कट्टी कर लूँगा। कभी आपसे बात नहीं करूँगा, आपकी दी हुई चॉकलेट भी नहीं खाऊँगा। ओके बेटा, हम ज़रूर आएंगे। अर्जुन के जाते ही विक्रम ने ओरिजिनल फाइल ली और मालती, मैं ये फाइल गृह मंत्रालय को सौंपकर जल्दी वापस आता हूँ। तभी, नहीं विक्रम सिन्हा, यह फाइल अब कहीं नहीं जाएगी, इसे हम ले जाएंगे। कौन हो तुम? जल्लाद हूँ मैं, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछता। हा हा हा। खतरा भांप कर विक्रम ने अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाला और धाए धाए 6 की 6 गोलियां जल्लाद पर उगल दी। लेकिन मुंह फाड़कर हंस रहा था वह बेरहम। इस तमंचे से मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब देख मेरे विनाशक का कमाल। विनाशक से निकले लंबे लंबे स्प्रिंग। उफ, बेल्ट से स्प्रिंग निकल रहे हैं, क्या तमाशा है ये। बेल्ट, जिसे जल्लाद विनाशक कहता था, से निकले स्प्रिंग ने धीरे धीरे मानव आकृति का रूप ले लिया। मैं हूँ स्प्रिंग मैन, दुश्मन की गर्दन स्प्रिंग की तरह ही मरोड़ देता हूँ मैं। निहत्था विक्रम जा टकराया स्प्रिंग मैन से। कमीनों, तुम्हारे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। विक्रम का बार खुद उसी पर भारी पड़ा था और इससे पहले कि विक्रम और मालती संभल पाते, स्प्रिंगमैन ने हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाता चला गया। उनकी चीखें सुनकर कई व्यक्ति इकट्ठे हो चुके थे। ओह नो, कैसे बचाएं इन्हें, कैसे आगे बढ़ें? सचमुच कैसे आगे बढ़ते हुआ, क्योंकि बीच में दीवार की तरह खड़ा था जल्लाद। खबरदार, कोई भी एक कदम आगे बढ़ाया तो अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा सबको। इधर स्प्रिंगमैन के स्प्रिंगनुमा हाथ तेजी से लंबे होकर विक्रम और मालती की गर्दन से आ लिपटे और अगले ही पल दोनों के सिर धड़ से अलग अलग हुए पड़े थे। खून का रेला बह रहा था। 15 अगस्त का वो दिन उनकी मौत का पैगाम बन चुका था, जबकि स्प्रिंगमैन अपना काम पूरा करते वापस समा चुका था विनाशक के अंदर। हा हा हा, अब ये फाइल मेरी है। उफ, कैसा दिन था वो। एक और भारत आज़ादी की खुशियां मना रहा था तो दूसरी ओर था मौत का ये भीमतस रूप। अब चलता हूँ अदृश्य होकर डायमंड हिल। अगले ही पल जल्लाद हवा में अदृश्य हो चुका था। यही तो कमाल है विनाशक का, जब चाहूँ उसकी मदद से अदृश्य हो सकता हूँ। इस हौलनाक घटना से दूर अभिनव पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। आज 15 अगस्त के दिन हम उन बच्चों को अभिनंदन करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। बेस्ट प्लेयर का प्राइज अपिल देव को। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा, जबकि बच्चों की पहली कतार में बैठा अर्जुन। रमाकांत, पता नहीं अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं आए। डोंट वेरी अर्जुन, आ जाएंगे, किसी काम में फंस गए होंगे। अगले क्षण माइक पर पुनः घोषणा हुई। अब हम नए नए वैज्ञानिक मॉडल बनाकर स्कूल का नाम रोशन करने वाले हैं। रमाकांत को
टॉफ़ी ग्रहण करने के लिए मंच पर बुलाते हैं। जब रमाकांत टॉफ़ी ग्रहण कर रहा था तो अर्जुन तड़प रहा था अपने माँ बाप के लिए। अभी तक नहीं आए मम्मी पापा, आज मैं सचमुच उनसे कट्टी कर लूँगा। पर उस मासूम को कौन बताता कि उसके मम्मी पापा उससे कितनी दूर चले गए हैं, वहाँ जहाँ से कोई वापस लौटकर नहीं आता। अब हम अपने अच्छे व्यवहार से पूरे विद्यालय में प्रशंसित सर्वोच्च अंक पाने वाले अर्जुन सिन्हा को मंच पर बुलाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन ने बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी ग्रहण की। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे। थैंक यू सर। समारोह के समाप्ति के बाद, अंकल मुझे मेरे मम्मी पापा की बड़ी चिंता हो रही है। चिंता मत करो बेटे, हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। अर्जुन को उसके घर ले चले रमाकांत के पिता। उफ, पर क्या अर्जुन देख पाएंगे अपने माँ बाप के रक्त रंजित शवों को घर से थोड़ी दूर? अरे यह भीड़ कैसी है और यह पुलिस माजरा क्या है? मम्मी पापा। वह मासूम दौड़ता चला गया अपने घर की ओर। पापा रुक जा अर्जुन, रुक जा। नन्हा अर्जुन लिपट पड़ा कमिश्नर साहब की टांगों से। बताइए ना पुलिस अंकल, कहाँ है मेरे पापा, कहाँ है मेरी मम्मी, बोलिए ना। मासूम अर्जुन के रुदन पर भर आया कमिश्नर का दिल और उदा हुआ स्वर निकला। बेटे वो रहे तुम्हारे मम्मी पापा, कफन में लिपटे पड़े थे विक्रम और मालती उन पर गिरी थी तो वह नन्हा मासूम। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ पापा, एक बार आंखें खोल लो प्लीज। देखो मम्मी, तुम्हारा अर्जुन बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी लेकर आया है। देखो ना मम्मी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी तुम्हारी कट्टी नहीं करूँगा। तुम्हारी दी हुई सारी चॉकलेट भी खा लूँगा। आवश्यक कार्रवाई के बाद जब विक्रम और मालती की चिताओं को अग्नि के हवाले किया गया तो एक चिता नन्हे अर्जुन के सीने में भी सुलग रही थी। मम्मी पापा, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि आपकी हत्या किसी जल्लाद नामक व्यक्ति ने की है। आपकी जलती हुई चिता की सौगंध, जब तक मैं आपके खून की एक एक बूंद का हिसाब नहीं ले लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा मैं। अनाथ अर्जुन का अब एक ही सहारा था, रमाकांत और उनके पिता। पहले मेरा एक ही बेटा था, अब दो हो गए। एक बनेगा वैज्ञानिक, दूसरा फौजी। डायमंड हिल में स्थित विडाल ग्रुप का हेडक्वार्टर। सर आपका काम तो हो चुका, वह फाइल अब तक आपके देश में पहुंच चुकी है। यस, हमें वो फाइल मिल चुकी है। उसकी कीमत यानी 25 किलो सोना तुम्हें भेजा जा चुका है। थैंक यू सर। बिल्ला, तुम अंडरवर्ल्ड के शक्तिशाली माफिया हो। हमें आशा है तुम हमेशा हमारे लिए काम करते रहोगे। आप हम पर विश्वास रखें सर। ओके। विडाल ग्रुप उस जोक की भांति था जो देश के लहू चूस रहा था। काश कोई खुदा का फरिश्ता बनकर आए और उसे खाक में मिला दे, लेकिन कौन होगा वो? हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हम दुश्मनों को जिंदा ही नहीं छोड़ते। लेकिन ठाके लगाने वाले ये बदमाश भला क्या जानते थे कि उनका एक ऐसा दुश्मन बन चुका था जो बिजली की तरह उन पर टूट पड़ने वाला था। रमाकांत के घर। अर्जुन बेटे, कल से तुम हेल्थ क्लब जाओगे। पापा, ये तो वैसे ही दिन भर घर पर एक्सरसाइज करता रहता है। फौजी बनने का भूत जो सवार है इस पर। अगले दिन से अर्जुन हेल्थ क्लब जाने लगा। वहाँ लोग उसका शारीरिक स्वास्थ्य देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। वाह, क्या मसल्स हैं शरीर की, एक एक नस। देख लेना, एक रोज यह लड़का मिस्टर यूनिवर्स बनेगा। लेकिन मिस्टर यूनिवर्स बनना नन्हे अर्जुन का मकसद नहीं था। उसे तो ऐसा लोहा बनकर अपना बदला लेना था जिसका कोई मुकाबला न कर सके, और इसके लिए उसने ज्वाइन किया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फूडवॉन्ग स्कूल ऑफ मेरिटन आर्ट्स, जहाँ से प्रशिक्षण लिया कराटे, जूडो और कुंग-फू जैसी आत्मरक्षा करने वाली विद्याओं और समुराय जैसे खतरनाक हथियारों का प्रशिक्षण। स्कूल का मास्टर फू वोंग भी चकित था नन्हे अर्जुन की मेहनत देखकर। उफ,
कमाल का लड़का है, ऐसा लगता है मानो इसके पूरे शरीर में बिजली भरी है। हेल्थ क्लब से लौटते ही स्कूल की ओर दौड़ पड़ता अर्जुन। अर्जुन अगर फौजी बनना चाहता तो रमाकांत का सपना था वैज्ञानिक बनने का। एक दिन ऐसी मशीन का निर्माण करूंगा जो तहलका मचाकर रख देगी विज्ञान जगत में। समय की गाड़ी में सवार जा पहुंचे दोनों अपनी उम्र के 20वें पड़ाव पर। कल का नन्हा अर्जुन आज मजबूत कद काठी का युवक था। आशीर्वाद दीजिए अंकल, मैं ट्रेनिंग में कामयाब रहूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। 4 माह की ये ट्रेनिंग अर्जुन की अग्नि परीक्षा थी। यहाँ काम आया अर्जुन को हेल्थ क्लब में लिया गया प्रशिक्षण। ये बाधाएं अब मुझे नहीं रोक सकती। यह काम आई अर्जुन की 10 साल की वो एक्सरसाइज जो उसने घर पर की थी। तीरंदाजी में एक अर्जुन अगर महाभारत में था तो दूसरा अर्जुन आज निशानेबाजी में था। वेल डन माय सन, जबरदस्त निशानेबाज हो तुम। और फिर शुरू हुआ ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक दौर। तुम सब 1 किलोमीटर के दलदली इलाके नंगे पैरों दौड़कर पार करोगे। अगर कोई बीच में रुका तो ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। 1 किलोमीटर का दलदली इलाका पार करना दिलवालों का ही काम था और उस काम को अंजाम दिया सबसे पहले अर्जुन ने। शाबाश अर्जुन, तुम इस परीक्षा में खरे उतरे। अब थी सहन शक्ति की परीक्षा। जलती हुई मोमबत्तियों पर हथेली रखे खड़े थे जवान। जैसे जैसे हथेलियां काली पड़ती शुरू हुई जवानों के हाथ मोमबत्ती से हटते चले गए, किंतु एक शख्स था जो अब भी वैसे ही खड़ा था। वो था अर्जुन। उफ, इसकी हथेली काली पड़ती जा रही है। आखिर चीख पड़ा प्रशिक्षक। अर्जुन, यह क्या पागलपन है? तुम्हारी हथेली जलकर काली पड़ती जा रही है और तुम वैसे ही खड़े हो। आखिर तुम इंसान हो या फौलाद? कठोर हो गया अर्जुन का चेहरा। स्वर भड़क उठा। सर, मुझे फौलाद ही तो बनना है ताकि दुश्मनों का सिर कुचल सकूं। यह थी सहन शक्ति की परीक्षा जिसमें अर्जुन कामयाब रहा था। 4 माह की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह फौजी में शामिल हुआ। अंकल, मैं फौजी बन गया। फौजी? हुर्रे, मुझे नीचे तो उतार बेटा। तभी रमाकांत ने भी कमरे में प्रवेश किया। पिताजी, मेरी योग्यता को देखते हुए सेना ने मुझे में रिसर्च के लिए नियुक्त कर दिया है। अब मैं अति शीघ्र वो मशीन बना सकूंगा जिसका सपना मैं बचपन से देख सकता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बरसों का सपना पूरा हुआ। मेरा एक बेटा फौजी, दूसरा वैज्ञानिक बन गया। अचानक भावुक उठा अर्जुन। अंकल, आज पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते आपने अर्जुन को देखकर। बेटे, विक्रम जैसे लोग मरा नहीं करते बल्कि सदा दिलों में जिंदा रहते हैं। 10 साल बाद भी एक नाम था जो बार बार अर्जुन के जहन में उभर कर आता था और वो था जल्लाद। सन 1969 में अर्जुन को इसके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए सेना ने कैप्टन बना दिया। अर्जुन सिन्हा सन ऑफ विक्रम सिन्हा को उनके शौर्य पराक्रम के लिए कैप्टन पद प्रदान किया जाता है। थैंक यू सर। उसी बस अर्जुन की शादी हुई। बहुत खुश था वह अपनी इस खुशहाल जिंदगी में। सन 1970 की वो रात जब सारा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, अर्जुन के चेहरे पर बुरी तरह हड़बड़ाहट उड़ रही थी। डॉक्टर साहब, बताइए ना, मेरी बीवी की कैसी हालत है? केस सीरियस है कैप्टन। लेकिन यह सब हुआ कैसे? पता नहीं। रमाकांत सबको जैसे एक ही पल में घट गया। जैसे ही वो दीपक की थाली सजाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, अचानक पैर फिसला और सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई वह। हे भगवान, मेरी पत्नी के पेट में पल रहे उस शिशु को बचा ले जिसने अभी इस दुनिया में आना है। ठीक तभी ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और बाहर निकला डॉक्टर। कैप्टन, आपकी पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है, किंतु लाख प्रयासों के बावजूद हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। नहीं, हलक फाड़कर चीखा था अर्जुन। फिर आंधी तूफान की भांति घुसा ऑपरेशन रूम में। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। 1 साल में ही नाता तोड़ लिया मुझसे। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? बोलो, कैसे जी पाऊंगा?
और अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। नन्हे सी बच्ची को गोद में उठाकर नजदीक आया रमाकांत। अर्जुन, जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। तेरी बीवी अब अतीत का पन्ना बन चुकी है। तेरी बेटी तेरा वर्तमान है, ले संभाल इसे। अपनी पत्नी की चिता के हवाले करके अर्जुन ने अपनी परी सी बेटी को एकटक देखा। दिवाली की रात को पैदा हुई यह, हम इसका नाम दीपाली रखेंगे। बहुत प्यारा नाम है, क्यों दीपाली जी? 2 साल गुजर गए। अर्जुन की जिंदगी दीपाली के कारण फिर से जगमगाने लगी थी, लेकिन अर्जुन को शायद बहुत सी बर्बादियां देखनी थी। अभी सन 1972 की एक शाम, अर्जुन, मैंने वो मशीन तैयार कर ली है जिस पर मैं 3 साल से रात दिन काम कर रहा था। आखिर वो मशीन क्या भला है? उस मशीन की मदद से मैं एक ऐसे शख्स का निर्माण करूंगा जो बेहद शक्तिशाली होगा, जिसमें बहुत सारी खूबियां होंगी और जो दुश्मनों के लिए काल होगा। वाह रमाकांत, अब तो साइंस की दुनिया में तहलका मच जाएगा। वो जो इस कमरे में बैठा वो अर्जुन की बर्बादी का जिम्मेदार है। वो जिसके काले कारनामे जानकर देश का बच्चा बच्चा उसके नाम पर थूकेगा, वो है। ठीक है श्रीमान, मैं फ्रंट पर ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि आपका आतंकवादी दल आसानी से कश्मीर में प्रेस कर जाएगा। जनरल जीरो, हम भी तुम्हें इतना पैसा देंगे जितना तुम जिंदगी भर नहीं कमा सकोगे। बस हमारा काम इसी तरह करते रहो, ओके? उफ, जनरल की वर्दी में शैतान छुपा है। मैं तुझे बेनकाब करके रहूँगा हरामजादे। अचानक जनरल जीरो की कक्ष का दरवाज़ा टूटकर एक और जा गिरा। कैप्टन अर्जुन, तुम यहाँ? हाँ कमीने, तेरी एक एक बकवास सुन ली है मैंने। जनरल जैसे पद पर बैठकर तूने शत्रु देश के लिए काम किया। लानत है तुझ पर। भारत माँ की सौगंध, तुझे फांसी पर न चढ़वाया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, खबरदार रहना। जनरल जीरो को खबरदार करके चला गया अर्जुन, जबकि जनरल जीरो के मुंह पर विचार जैसी मुस्कुराहट तैर आई। शेर जैसी मुस्कुराहट। फांसी तो अब तुझे होगी बेटा अर्जुन। कहने को तो जनरल जीरो हूँ मैं, पर काम पूरे 100 नंबर का करता हूँ। उसी रात टेलीफोन की घंटी बज उठी। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। हेलो कैप्टन अर्जुन स्पीकिंग। सर, मैं सुदेश मेहरा बोल रहा हूँ। मेरी जान खतरे में है, आप फ़ौरन पुराने आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचो। डोंट वेरी मेहरा, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। रिसीवर को कैंडल पर पटक कर भागा अर्जुन। अर्जुन क्या सुदेश मेहरा को बचा पाया? जनरल जीरो ने अर्जुन के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा? अर्जुन क्या अपने माँ बाप के कातलों का बदला ले सका? ऐसे कई प्रश्न होंगे जो आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला भाग, टूटान का बदला। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बढ़कर कहानी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ टूटान की एक और बेहतरीन कहानी लेकर। इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मैं हूँ टूटान पार्ट 1 देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। उसी रात टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। हेलो कैप्टन अर्जुन स्पीकिंग। सर, मैं सुदेश मेहरा बोल रहा हूँ। मेरी जान खतरे में, मैं आप फ़ौरन पुराने आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचें। डोंट वेरी मेहरा, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। रिसीवर को कैंडल पर पटक कर भागा अर्जुन। आर्मी का हेडक्वार्टर अब सेना के उपयोग में नहीं आता था, अतः उजाड़ पड़ा था। पता नहीं सुदेश मेहरा कहाँ मिलेगा। हेडक्वार्टर में एक कमरे के पास ठिठक गया अर्जुन। ओह, इस कमरे से आ रही है सुदेश मेहरा की कराहने की आवाज़। सुदेश, तुम्हारा यह हाल किसने किया? बोलो। सर जनरल। पूरा नाम भी ना ले पाया वह कि गर्दन एक और लुढ़क गई। ओह, यह तो मर गया। ठीक
इसी पल अर्जुन के पीछे एक साया प्रकट हुआ। आहट सुनकर पलटा अर्जुन। कौन? कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन की सिर पर लाठी का तीव्र प्रहार हुआ। बेहोशी के सागर में डूबता चला गया वह। जनरल साहब, काम हो गया। गुड, तुम्हारा मेहनताना तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। अपने कक्ष में बैठा जनरल जीरो ठाका लगा रहा था। जनरल जीरो हमेशा पूरे 100 नंबर का काम करता है। जब अर्जुन की बेहोशी टूटी तो उसने अपने आप को सैनिक जेल में पाया। ओह, मुझ पर किसने वार किया था? सुदेश कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय सैनिक जेल में कैद हो। विस्फोट सा हुआ अर्जुन के मस्तिष्क में। क्यों? किस जुर्म में कैद किया है मुझे? तुमने सुदेश मेहरा का खून किया है। हलक फाड़ कर चीख उठा अर्जुन। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ। यह सब तुम सैनिक अदालत में कहना। जल्दी सैनिक अदालत में पेश किया गया अर्जुन। जज साहब, मैंने खून नहीं किया। मेरे खिलाफ एक सबूत भी हो तो बताएं। सबूत यह रहा महोदय, इस रिवॉल्वर पर अर्जुन की उंगलियों के निशान हैं जिससे इसने सुदेश पर खून किया, और यह वो डंडा है जिससे मरते हुए सुदेश ने अर्जुन के सिर पर मारकर उसे बेहोश किया था। ये सबूत नकली हैं। ये रिवॉल्वर, ये डंडा, इनसे मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं जज साहब। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रोको इसे, क्विक। इस पावन देश की भूमि पर नासूर है ये। मैं तुझे मिटाकर रख दूंगा। अर्जुन बेकाबू होता चला गया। आखिरकार तमाम गवाहों के बयानात सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम अर्जुन को सुदेश मेहरा का खून करने के, जनरल जीरो पर कातिलाना हमला करने के लिए फांसी की सजा सुनाती है। रमाकांत के दिल में उठ रहा था एक अनोखा तूफान। नहीं अर्जुन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुझे जीना होगा। मैं बचाऊंगा तुझे। कुछ दिनों के बाद सैनिक जेल में। रमाकांत, मुझे बचा लो वरना मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगा। फिक्र मत करो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें। लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगे? यह देख तेरी रिहाई का ऑर्डर। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए सरकार से तुझे मांग लिया है। तुझे इसी समय से आज़ाद हो अर्जुन। अगले ही कुछ क्षणों बाद अर्जुन सैनिक जेल से बाहर था। घर पहुंचते ही अपनी प्यारी बेटी दीपाली को चूम लिया उसने। मेरी दीपाली, शायद तेरी किस्मत से ही बच पाया हूँ मैं। अर्जुन, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ लेबोरेटरी चलना है जहाँ मैं तुम्हें उस मशीन की मदद से बनाऊंगा एक ऐसा अद्भुत शख्स जो जुर्म की दुनिया में भूचाल ला देगा। मैं तुम्हें दूंगा वो अद्भुत शक्तियाँ जो जुर्म के दलदल में पनप रहे गंदगी के कीड़ों को मारने में तुम्हारी सहायता करेंगी। ओह, जनरल साहब को सूचित करता हूँ। पर काश वे जान पाते कि उनकी बातें एक रहस्यमय साया सुन चुका था। हेलो जनरल, रमाकांत अर्जुन को लेकर लेबोरेटरी जाने वाला है। वहाँ वो किसी मशीन की मदद से उसे एक अद्भुत व्यक्ति बनाएगा। सुनकर अपने कक्ष में बैठा जनरल जीरो क्रोध से बिफर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो उस कमीने ने अर्जुन को आज़ाद करा लिया, अब वह उसे अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करना चाहता है। मैं उस मशीन में ऐसी गड़बड़ करूँगा कि उसे कभी वो अद्भुत शक्तियाँ हासिल ना हो सकें। अपने शैतानी इरादों को कामयाब बनाने के लिए जा पहुँचा वो AWRC की इमारत में, जहाँ जनरल होने के कारण उसे किसी ने नहीं रोका था। उस विचित्र मशीन वाले कक्ष में पहुंचकर इस मशीन का सारा कंट्रोल पावर सिस्टम बिगाड़ देता हूं मैं। फिर देखूंगा कैसे दे पाएगा वह अर्जुन को अद्भुत शक्तियां। कुछ समय पश्चात जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर शैतानियां नाच रही थीं। ही, उस मशीन का सारा कंट्रोल पावर सिस्टम गड़बड़ कर दिया मैंने। कहने को जनरल जीरो हूँ पर काम पूरे 100 नंबर का करता हूँ। कुछ समय पश्चात रमाकांत अर्जुन को लेकर लेबोरेटरी के उसी कक्ष में पहुंचा। देखो अर्जुन, यह वह मशीन है जो मेरे वर्षों की तपस्या का फन है। मेरे पसीने की एक एक बूंद समाई है इसमें। रमाकांत, यू आर रियली ए ग्रेट साइंटिस्ट। पर काश दोनों जान पाते कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा घटित होने वाला था।
अर्जुन, मशीन के स्थित उस कांच के केबिन में लेटना है तुम्हें। ओके रमाकांत। अर्जुन के केबिन में लेटते ही रमाकांत ने उसका जिस्म कई आधुनिक उपकरणों से लैस कर दिया। अब मैं यह केबिन बंद करने जा रहा हूँ। रमाकांत, मुझे अपनी बेटी दीपावली की बहुत याद आ रही है। तुम जो बनने जा रहे हो वो दीपावली से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर बार अर्जुन के जहन में दो नाम गूंजे, जल्लाद जनरल जीरो। बेस्ट ऑफ लक अर्जुन। फिर मशीन पर स्थित एक लाल बटन दबा दिया उसने। खट। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ और मशीन के परखच्चे उड़ गए, जबकि कांच के केबिन में रखा अर्जुन का जिस्म इस धमाके के साथ ही गायब हो चुका था। रमाकांत की वर्षों की मेहनत एक पल में खाक में मिल चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त कहाँ गया? यह सब क्या हो गया? ARWC की इस इमारत को सेना ने फौरन अपने अधिकार में ले लिया। पूरी इमारत को सील कर दो। रमाकांत, तुम घर जाओ। काफ़ी थक चुके हो, परेशान हो तुम। ओके कमांडर। लुटा पिटा सा रमाकांत अपने घर पहुंचा। समझ में नहीं आता उस मशीन में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो इतना बड़ा हादसा घटित हुआ। सोच विचार में डूबे रमाकांत की नज़र दीपावली पर पड़ी तो मन तड़प उठा। ओ गॉड, यह मासूम 2 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गई। कांपते हाथों से उठाया उसने दीपावली को और सीने से लगा लिया। आज से मैं ही तेरा सब कुछ हूँ दीपावली। तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी। एक दोस्त के दिल में दूसरे दोस्त के प्रति प्यार को कैसा जज्बा था। यह दोस्ती की ऐसी मिसाल शायद ही देखने को मिले। रमाकांत के वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखते हुए सेना ने उन्हें वापस AWRC में रिसर्च के लिए नियुक्त कर दिया। असफलता ही सफलता का प्रवेश द्वार है रमाकांत। तुम दोबारा रिसर्च शुरू करो। इस देश का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। आपने मुझ पर विश्वास करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है कमांडर। रमाकांत जुट गया दोबारा रिसर्च करने में। अब उसका लक्ष्य था परमाणु मिसाइल। अब मैं ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार करूंगा जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठेंगे। दिन बीते, महीने बीते, साल पर साल गुजरते चले गए, पर इस दर्दनाक घटना के बाद समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। 20 साल बाद यानी 1992 AWRC के भव्य इमारत में कोई खुशी से चीख रहा था। आज 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने वो परमाणु मिसाइल तैयार कर ली हैं जो हमारे देश की शक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देंगी। 20 साल पहले का रमाकांत 20 साल बाद इस रूप में था। काश आज तुम भी होते अर्जुन, तो मेरी यह खुशी दुगनी हो जाती। मिलिट्री कैंप एरिया, दूर दूर तक फैला वो क्षेत्र जहां थल सेना युद्ध अभ्यास करती थी, आज के पैटर्न टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। कारण आज भारतीय सेना युद्ध अभ्यास में जुटी थी। सभी जवान ध्यान से सुनो। होने को तो यह युद्ध अभ्यास है, किंतु तुम्हें यह मानकर चलना है कि तुम में से हर एक सिपाही मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। समूचा मिलिट्री कैंप एरिया गोलियों की गड़गड़ाहट व बम्बों के धमाके से गूंज उठा। सामने जो चट्टान दिख रही है उसे एक झटके में उड़ाना है। ओके यस कैप्टन, फायर। पैटर्न टैंक से निकला गोला चट्टान से जा टकराया, साथ ही फटी चट्टान के नीचे की धरती धीरे धीरे, और उसमें से निकला प्रकाश का एक गोला, और धीरे धीरे प्रकाश का गोला मानव का रूप में। उफ, यह क्या चमत्कार है। बदलने लगा। कैसा विलक्षण घटना है यह। और जब प्रकाश का गोला पूरी तरह मानव आकृति में ढला तो सामने खड़ा था वो टोटान। कैसी विलक्षण घटना। धरती से जुल्म को ख़त्म करने आया हूँ मैं। वो जो इंसानियत के दुश्मन, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाने आया हूँ मैं। नाम पूछ रहे हो मेरा, मैं हूँ टोटान। ना जाने कौन है, अटैक करो इस पर, कब्र बना डालो इसकी। पैटर्न टैंक से गोला दागा गया। इसी पर निकली टोटान की आंखों से लेंजर किरणें। मुझ पर हमला किया तुमने, लो संभालो मेरा वार। लेंसर किरणें जा टकराई गोले और अगले ही पर भड़ाम
इस चारों ओर से घेरकर हमला करो। किंतु टोटान पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं था। अगले पल टोटान उड़कर आकाश में पहुंच चुका था। मैं तुम्हें बताऊंगा हमला कैसे किया जाता है। टोटान के हाथों से निकली पीली किरणों खड़े पैटर्न टैंकों पर गिरी। अगले ही पल पैटर्न टैंकों के धमाकों से पूरा कैंप एरिया थर्रा उठा। कमांडर चीखा, इस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करो। सैनिक रॉकेट लॉन्चर को हाथ लगा पाते उससे पहले ही टोटान के हाथों से उगली अग्नि किरणें और अगले ही क्षण रॉकेट लॉन्चरों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। यह सब देखकर परेशान हो उठा कमांडर। हेलो कमांडर स्पीकिंग, फॉरन कैंप एरिया में फाइटर मिग विमान भेजो, ओवर। मैसेज रिसीव, ओवर। अगले कुछ ही क्षणों बाद वह एरिया भारतीय वायुसेना के फाइटर विमानों की आवाज़ से गूंज रहा था। टोटान की तरह कई सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ी गईं। टोटान के हाथों से निकली हरी किरणों का जाल। ये मिसाइलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाल में उलझकर रह गईं सारी मिसाइल। फिर टोटान ने वे मिसाइलें जाल समेत उछाल दी फाइटर विमानों की ओर। फाइटर विमानों के विस्फोट से समूचा आकाश थर्रा उठा। उफ, अब तो रमाकांत इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। अगले ही पल कमांडर ट्रांसमीटर पर लगभग चीख सा उठा। हाँ रमाकांत, फौरन कैंप एरिया पहुंचो। अब तुम ही उस काबू पा सकते हो। मैं आ रहा हूं कमांडर। अगले ही कुछ मिनटों में रमाकांत AWRC के कैंप एरिया में था। ऐसी शक्तियां तो 20 साल पहले मैंने इजाद की थी। कहीं ये मेरा खोया हुआ प्यारा दोस्त अर्जुन तो नहीं? टोटान नाम है इसका। एकाएक टोटान कमांडर की तरफ लपका। शायद उसका इरादा कमांडर को मार डालने का था। बचाओ रमाकांत। लेकिन भारतीय सेना के कमांडर को मार डालना इतना आसान नहीं था। टोटान और कमांडर के बीच दीवार बना खड़ा था रमाकांत। नहीं टोटान, मेरे रहते तू कमांडर को छू भी नहीं सकता। रमाकांत की अंगूठी से निकली सुनहरी किरणें टोटान के शरीर पर पड़ी। उफ, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? आंखों के आगे अंधेरा सा क्यों छा रहा है? मैं बेहोश। और अगले ही पल लहराकर गिर पड़ा टोटान। कुछ सैनिक टोटान को घेरे में लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किंतु ठहरो, कोई इस हाथ न लगाए। मैं इसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाऊंगा। वहां मैं इसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। टोटान को दो सैनिकों की मदद से अपनी प्रयोगशाला की तरफ ले चला रमाकांत। दिमाग में एक बवंडर सा उठा हुआ था। अगर टोटान ही अर्जुन है तो वह पिछले 20 साल तक कहाँ रहा और उसके सिर पर यह हेलमेट कहाँ से आया? प्रयोगशाला में यह फास्ट एडिकेटर मशीन बताएगी कि टोटान कौन है और मेरे द्वारा इजाद की हुई शक्तियाँ इसके पास कैसे पहुँची। बटन दबते ही स्क्रीन पर जो पंक्तियाँ उभरी उन्हें पढ़कर उछल ही पड़ा हुआ रमाकांत। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था यह आप स्वयं पढ़ लीजिए। टोटान का अतीत विवरण। असली नाम अर्जुन सिन्हा, पिता का नाम विक्रम सिन्हा। यह शख्स 1968 से 72 तक फौज में रहा। उसके बाद एक दुर्घटना में यह शरीर गायब हो गया। उसके बाद 20 साल तक हमारे फास्ट इंडिकेटर इसके पिछले 20 साल का अतीत कैच नहीं कर पा रहे, अतः हम इसके पिछले 20 साल का विवरण बताने में असमर्थ हैं। इसके लिए हमें खेद है। मुरझा गया रमाकांत का चेहरा। अर्जुन मेरा दोस्त, काश यह मशीन यह भी बता पाते कि तू पिछले 20 साल तक कहाँ रहा और तू अर्जुन से टोटान कैसे बन गया। फास्ट इंडिकेटर मशीन, भूतकाल सूचक यंत्र। दोस्तों रमाकांत क्या टोटान के विषय में जान पाया? वो 20 साल तक कहाँ रहा? अर्जुन टोटान बनने के बाद अपने माँ बाप के कातलों का बदला ले सका? ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए इसका अगला भाग टोटान लेकर रहेगा बदला। दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला और अंतिम भाग।
तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर इसके अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए विदा दोस्त। दोस्तों आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम मैं हूँ टोटान। इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके पिछले भाग पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख लेंगे, तभी ये कहानी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। अब आगे प्रयोगशाला में यह पास्ट इंडिकेटर मशीन बताएगी कि टोटान कौन है और मेरे द्वारा इजाद की हुई शक्तियाँ इसके पास कैसे पहुँची। बटन दबाते स्क्रीन पर जो पंक्तियाँ उभर कर उन्हें पढ़कर उछल ही पड़ा रमाकांत। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था यह आप स्वयं पढ़ लीजिए। टोटान का अतीत विवरण। असली नाम अर्जुन सिंह, पिता का नाम विक्रम सिन्हा। यह शख्स 1968 से 1972 तक फौज में रहा। उसके बाद एक दुर्घटना में यह सशरीर गायब हो गया। उसके बाद 20 साल तक हमारे फास्ट एडिकेटर इसका पिछले 20 साल का अतीत कैच नहीं कर पा रहे हैं, अतः हम इसके पिछले 20 साल का विवरण बताने में असमर्थ हैं। इसके लिए हमें खेद है। मुरझा गया रमाकांत का चेहरा। अर्जुन मेरे दोस्त, काश यह मशीन यह भी बता पाते कि तू पिछले 20 साल तक कहाँ रहा और तू अर्जुन से टोटान कैसे बन गया। तभी टोटान की बेहोशी टूटी। मैं कहाँ हूँ अर्जुन? टोटान असमझ में था। कौन हो तुम और मुझे बार बार अर्जुन क्यों कह रहे हो? मैं टोटान हूँ, चीख पड़ा रमाकांत। तुम अर्जुन हो मेरे दोस्त, याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो 15 अगस्त का वो दिन जब जल्लाद नामक व्यक्ति ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला था। धमाका सा हुआ टोटान के मस्तिष्क में। जल्लाद? याद करो वो दीपावली की रात जब तुम्हारी बीवी एक चांद सी बेटी को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई थी। मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा है। खुशी से आंखें छलक उठी थी रमाकांत की। याद करो अर्जुन, जब जनरल जीरो ने तुम्हें हत्या के इल्जाम में फंसाया था और फिर मेरे द्वारा मशीन का बटन दबाते ही तुम एक भयानक विस्फोट के साथ गायब हो गए। कुर्सी से उठ खड़ा हुआ टोटान, आंखों में दहक रहे थे अंगारे, सीने में सुलग रही थी प्रतिशोध की आग। जनरल जीरो? रमाकांत मेरे दोस्त, मुझे बता कि जनरल जीरो और जल्लाद कहाँ हैं? मेरी बेटी दीपाली कहाँ है? और अंकल? पापा तो 10 साल पहले गुजर गए टोटान। जनरल जीरो फौज की नौकरी छोड़कर भाग गया क्योंकि उसके काले कारनामे सेना के अधिकारियों को पता चल चुके थे। अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता और जल्लाद नाम का शख्स अब दुनिया में है भी नहीं, यह किसी को भी पता नहीं है। और दीपाली को तो मैं विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने भेजा हुआ है और देखो कैसा संजोग है, वो आज ही विदेश से वापस लौट रही है। दुनिया भर की खुशियाँ लौट आई टोटान के चेहरे पर। सच? मेरी बेटी लौट रही है आज? किंतु रमाकांत, हम दोनों की उम्र एक होते हुए भी तुम वक्त से पहले बूढ़े हो गए, जबकि मैं 20 साल पहले जैसा ही जवान हूँ। इस रहस्य का तो मैं भी नहीं सुलझा सकता। शायद यही कुदरत का चमत्कार है। अर्जुन नाम का शख्स आज से 20 साल पहले ही अतीत के पन्नों में दफन हो चुका है। अब तो मुझे टोटान के नाम से ही पुकारोगे रमाकांत? ठीक है टोटान, अब हमें फौरन एयरपोर्ट पहुंचना है, आओ। कुछ समय पश्चात भी दोनों एयरपोर्ट पर थे। हेलो अंकल। बेटी, तुम हमेशा पूछा करती थी मेरे डैडी कौन है, तो पहचानो इसे जो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन है आप? मैं तुम्हारा डैडी हूँ दीपाली। आप मेरे डैडी? ये कैसे हो सकता है? यही सच है दीपाली, यही तुम्हारे डैडी हैं जो तुझे 2 साल का छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए थे। टोटान के गले लगकर रो पड़ी दीपाली। डैडी प्रॉमिस करो अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी बच्ची। टोटान अब तुझसे कभी अलग नहीं होगा। हे ईश्वर, टोटान की जिंदगी में अब और कहर मत बरसाना। उसी दिन दिल्ली के संसद भवन के ऊपर प्रकट हुआ यह स्टारनुमा यान।
उफ, यह क्या बला है? क्यों आया है ये यहाँ? यान के तेज प्रकाश में एक शख्स बाहर प्रकट हुआ। ये था जल्लाद। उस देश की सरकार को बिडाल ग्रुप की चेतावनी, कल इसी समय तक नवनिर्मित परमाणु मिसाइलें हमें सौंप दी जाएं, वरना खाक में मिला दूंगा पूरी दिल्ली को। अब मैं थोड़ा सा इसका ट्रेलर दिखाता हूँ। विनाशक से निकली घातक किरणें जो गिरी आसपास की 3 गगनमुंज चुंबी इमारतों पर। रेत की महल की तरह ढह गई तीनों गगनचुंबी इमारतें। अब वहां सिर्फ मलबा बचा था तीनों इमारतों का। जल्लाद हूं मैं, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछता, लेकिन मैं तुझे मरते समय तुझसे तेरी अंतिम इच्छा भी पूछूंगा। कमीने, कौन है यह? ये था टूटान। आज से 34 साल पहले मेरे माँ बाप को मारकर जो कहानी तूने शुरू की थी, आज उसका अंत करूंगा मैं। ले संभाल। टूटान के हाथों ने उगली पीली किरणें जो जा टकराई उस स्टारनुमा यान से, परखच्चे उड़ गए। यान के अद्भुत शक्तियों का मालिक है ये। मुझे स्प्रिंगमैन को लाना होगा। विनाशक से निकलने लगी लंबी लंबी स्प्रिंगें जो तेजी से आपस में जुड़कर बन गईं। स्प्रिंगमैन, तेरे माँ बाप की तरह तेरी भी गर्दन दबोच डालूंगा आज। स्प्रिंगमैन जा टकराया टूटान से। अगले ही पल, आज तेरा दाव नहीं चलेगा कमीने। टुकड़े टुकड़े कर डाले टूटान ने उसके। अगले ही पल, ओह, यह तो फिर जुड़ गया। लेंसर किरणों से नहीं बच पाएगा तू। इस बार जो टूटा स्प्रिंगमैन तो दोबारा नहीं जुड़ पाया। टूटान जा पहुंचा जल्लाद के पास। ओह, जल्दी से विनाशक का प्रयोग करूं। नहीं जल्लाद, यह बेल्ट अब तेरे सीने पर अच्छी नहीं लगती। जल्लाद के सीने से अलग करके टुकड़े टुकड़े कर डाले उसने विनाशक के। ओह मेरा विनाशक। कड़ाक। विनाशक के बिना तो मैं अब अदृश्य भी नहीं हो सकता। जान बचाकर भागूं। जल्लाद भागा, लेकिन टूटान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बचाओ। नहीं जल्लाद, दुनिया की कोई भी ताकत आज तुझे टूटान के प्रतिशोध से नहीं बचा सकती। टूटान के हाथ से निकली जंजीरों में जकड़ चुका था जल्लाद। जल्लाद को जंजीर में जकड़कर टूटान उड़ा उसे इंडिया गेट के ऊपर। तुझे वहां लटकाऊंगा जहां से दुनिया तेरी भयानक मौत देख सके। अगले कुछ क्षणों बाद जल्लाद इंडिया गेट पर लटक रहा था। मुझे माफ कर दो टूटान, अगर तेरी अंतिम इच्छा यह है तो मैं इसे कभी पूरा नहीं कर सकता। इंडिया गेट के आसपास खड़ी भीड़ और मुखातिब हुआ टूटान। सुनो भारतवासियों, मैं टूटान हूँ। आज से जो भी तुम पर जुल्म ढाएगा मैं उसका नाश कर दूंगा। भीड़ खुशी से उछल पड़ी। हमारा टूटान, देश का शान टूटान। उफ, सब गड़बड़ हो गई। चलकर बॉस को सूचित करता हूँ। मेरा पहला शिकार है यह कमीना जो मेरे माँ बाप का हत्यारा है। फिर टूटान उस शैतान को 2 हिस्सों में चीरता चला गया। जब जल्लाद की चीखें शांत हुई तो समूचा वातावरण खामोश हो चुका था। इंडिया गेट पर लटक रही थी 2 हिस्सों में बटी उसकी लाश। जल्लाद को उसका अंजाम तक पहुंचाकर टूटान रमाकांत के घर पहुंचा। शाबाश टूटान, तुमने जल्लाद को मारकर वर्षों से अपने सीने में धधक रही प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर लिया। नहीं रमाकांत, अब यह आग मेरे सीने में तब तक जलती रहेगी जब तक मानवता के दुश्मन इस धरती पर जिंदा रहेंगे। डायमंड हिल में बसा विडाल ग्रुप का अड्डा थर्रा रहा था आज बिल्ला की चीखों से। नहीं जल्लाद नहीं मर सकता। किसने मारा उसे? बॉस, उस शख्स का नाम टूटान है। चिंगाड़ उठा बिल्ला। टूटान? या एकाएक विडला ग्रुप को टक्कर देने वाला कहाँ से आ गया? बॉस, वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। उसकी आंखें कहर बरसाती हैं, हाथ आग उगलते हैं। बेवकूफ, उसकी तारीफ मत सुना, उसकी कमजोरी बता मुझे। बॉस, मैंने पूरी छानबीन की है। उस शख्स की एक ही कमजोरी है, उसकी बेटी दीपाली। दीपाली? अगले ही पर बिल्ला की आंखें चमक उठी। उसमें नाच उठा शैतानियों का भूत।
अब पता चलेगा टूटान को बिल्ला किस पहाड़ का नाम है। उसी रात वह प्रकाशपुंज तेजी से रमाकांत की कोठी के उस कमरे में प्रवेश कर गया जिसमें सो रही थी दीपाली। अचानक दीपाली की नींद खुली। उफ, इतना तेज प्रकाश! प्रकाशपुंज बदल गया बिल्ला में। कौन हो तुम? वही जिसे एक आदमी ने तेरे बाप ने मार डाला, उसकी मौत का बदला लूंगा मैं। अगले ही पल बिल्ला की उंगली से निकली घातक किरणें। दीपाली कैद हो गई उन घातक किरणों के घेरे में। उफ, मेरे गले से आवाज़ क्यों नहीं निकल पा रही? दीपाली की आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई थी। आह, क्या हो गया है मेरे गले को? अब तेरी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगले ही पर बिल्ला दीपाली समेत गायब हो गया। दीपाली को लेकर बिल्ला जा पहुंचा लाल किला मैदान में। तेरे बाप ने जल्लाद को इंडिया गेट पर टांगा था, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहाँ बिखेर दूंगा। अगले ही पल बिल्ला के हाथों में नजर आया एक महीन तार। यह तार तेरी मौत का बायस बनेगा। अब तार को दीपाली के शरीर पर लपेटकर एक तरफ हट गया बिल्ला। अगले ही पल तार गर्म लोहे की भांति दहकने लगा। इसी के साथ दीपाली के शरीर के कई हिस्सों में बट चुका था। बेचारी चीख भी नहीं सकी। प्रकाशपुंज बनकर गायब हो गया बिल्ला। अब चलता हूँ वापस डायमंड हिल। इधर कमरे में दीपाली को न पाकर टूटान परेशान हो उठा। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे अपने हेलमेट की मदद लेनी पड़ेगी। जल्दी करो टूटान, दीपाली खतरे में हो सकती है। हेलमेट से फौरन प्राप्त हुए टूटान को संकेत लाल किले का यह संकेत दे रहा है, यह मुझे फौरन वहां पहुंचना है। कुछ ही पलों बाद टूटान लाल किले के पास था। उफ, लाश के वो टुकड़े तो मेरी बेटी दीपाली के हैं। हलक फाड़कर चीखा था टूटान। दीपाली, नहीं, तू मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। ये सब किसने किया? बोल दीपाली, बोल। आंखों से आंसू टपक रहे थे टूटान के। उठ खड़ा हुआ वह। हे विधाता, तू बड़े बेरहम है। आज तूने मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली। तभी टूटान के हेलमेट में गूंजा रमाकांत का संदेश। टूटान, मैंने अभी फास्ट इंडिकेटर मशीन की मदद से पता लगाया कि दीपाली की हत्या बिल्ला नाम के शख्स ने की है। तुम फौरन डायमंड हिल पहुंचो। टूटन उड़ चला डायमंड हिल की ओर। बिल्ला, अब देखना टूटान का प्रतिशोध। उधर डायमंड हिल के अंदर बॉस रडार टूटान के डायमंड हिल की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। जैसे ही वो डायमंड हिल पहुंचे उस पर फ्लाइंग डॉग्स छोड़ दो। ओके बॉस। टूटान जल्दी आ पहुंचा डायमंड हिल। इसी के अंदर मिलेगा मुझे वो कमीना। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। ओह नो, फ्लाइंग डॉग्स! तीनों फ्लाइंग डॉग्स घेर चुके थे टूटान को। अगर ये कुत्ते मुझे काट खाने में सफल हो गए तो बचना मुश्किल है, अतः मुझे इन्हें मौका नहीं देना है। टूटान के हाथ एक कुत्ते की गर्दन पर कसे तो उसका दम निकालकर ही रुके। तभी टूटान की चैन की सांस भी ना ले पाया था कि ढेर सारे फ्लाइंग डॉग्स उसे घेर लिया। उफ, पूरी फौज ही आ गई। अब मुझे अग्नि किरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक इसी पर डायमंड हिल से निकला एक प्रकाशपुंज जो धीरे धीरे मानवाकृति में बदल गया। यह था बिल्ला। फ्लाइंग डॉग्स को मैंने तैयार किया टूटान। इसके अंदर रेबिज के इतने कीटाणु भरे हैं कि किसी भी कुत्ते की लार की एक बूंद भी तेरे जिस्म पर टपक गई तो तेरा तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। टूटान के हाथों ने उगली हरी किरणों का वह जाल। मेरी शक्तियों से अभी तू वाकिफ नहीं है। तू उस जाल में उलझकर रह गए सारे फ्लाइंग डॉग। अब तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां से तुम आए हो। फिर टूटान ने जाल समेत फेंक दिया फ्लाइंग डॉग्स को डायमंड हिल की ओर। अगले पल टूटान के हाथों ने उगली काली किरणें जो डायमंड हिल से टकराई। वो पहाड़ी जो हीरे की आकृति में बनी, जिसमें बसा था बिरला ग्रुप का हेडक्वार्टर, जिसे डायमंड हिल कहते थे। लोग एक पल में तहस नहस हो चुकी, साथ ही साथ खत्म हो चुके थे फ्लाइंग डॉग्स। टूटान! अगले ही पल हवा में लहराकर बिल्ला आ टकराया टूटान से। कमीने, तूने मुझे तबाह कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपाली के हत्यारे, मैं तुझे वो मौत दूंगा जिसे देखकर मौत भी कांप उठे। टूटान के हाथ से निकली जंजीरों ने जकड़ लिया बिल्ला को। उफ,
मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही। जंजीरों में जकड़े बिल्ला को ले उड़ा टूटान लाल किले की ओर। लाल किले का मैदान जहां दीपाली की लाश के टुकड़े पड़े थे। देख कमीने, मेरी बेटी की लाश के ये टुकड़े तेरी मौत मांग रहे हैं मुझसे। और टूटान बिल्ला पर वार करता चला गया। एक बार मुझे इस जंजीर से आज़ाद कर दे टूटान, फिर देख मैं तेरा क्या हर्ष करता हूँ। टूटान ने चुनित स्वीकार कर ली। बिल्ला की जंजीर की जकड़ से आज़ाद होते ही बिल्ला प्रकाशपुंज में बदल गया। हा, मैं जा रहा हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता टूटान। टूटान ने भागने नहीं दिया बिल्ला को। उसकी आंखों से निकली पिलकारी लेंसर किरणें जा टकराई दूर जाते प्रकाशपुंज से। अगले ही पल बिल्ला ने छोटे छोटे टुकड़े लाल किले मैदान पर बिखरे पड़े थे। अपनी बेटी की लाश के टुकड़े एक जगह एकत्रित करके एकटक देखता रहा उन्हें। वह पागल, एक बार आंखें खोल दीपाली, देख तेरे हत्यारों को कितनी भयानक मौत दी है मैंने। तभी टूटान, दीपाली अब कभी आंखें नहीं खोलेगी, वह हमसे रूठकर बहुत दूर चली गई है। दीपाली की चिता धूं धूं करके जल उठी। जो चिंगारी और 34 साल पहले नन्हे अर्जुन के दिल में सुलगी थी, अब वो टूटान के सीने में शोला बनकर धधक रही थी। तेरी इसी जलती हुई चिता की सौगंध दीपाली, अब टूटान की आंखों से कभी आंसू का एक कतरा भी नहीं बहेगा। ये आंखें अब कभी नहीं रोएंगी। कुछ देर बाद सैनिक हेडक्वार्टर में, मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, मैंने अपने ही देश के सेना को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह सब गलतफहमी की वजह से हुआ। डोंट वेरी टूटान, तुमने बिल्ला को मारकर वो काम कर दिखाया है जिसे देश का बच्चा बच्चा आज तुम्हारे गुण गा रहा है। टूटान, सरकार ने परमाणु मिसाइल की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए दिल्ली से थोड़ी दूर 2 पहाड़ियों के मध्य में हमें नई प्रयोगशाला बनाने का स्वीकृति प्रदान की है। वेरी गुड। और कुछ ही दिनों बाद उन 2 पहाड़ियों के मध्य एक भव्य प्रयोगशाला बनकर तैयार खड़ी थी। टूटान, आज से इस प्रयोगशाला की सुरक्षा का भार तुम्हारे जिम्मे है। ओके रमाकांत। इसी प्रयोगशाला के भीतर बरखा, ये भी मेरी दर्दनाक कहानी जिसे मैंने अपने सीने में दफन कर रखा था। सचमुच तुम्हारे साथ विधाता ने बड़ा अन्याय किया है, किंतु तुम 1972 से 1992 तक कहाँ रहे? कुछ याद करने की कोशिश करो टूटान। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की बरखा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। मैं 20 साल तक यहाँ कहाँ रहा, किस लोक में रहा, यह मुकुटनुमा हेलमेट मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। अब तो बस मुझे तलाश है जनरल जीरो की। जिसे वो कमीना मुझे मिल जाए, उस दिन मौत से भी बेहतर मौत दूंगा। बरखा के कोमल हाथों ने स्पर्श किया टूटान को। टूटान, तुम्हारी इसी तलाश में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम बरखा को अपने साथ पाओगे। एकटक देखता रह गया टूटान बरखा की उन जादू भरी आंखों को। उफ, बरखा की आंखों में वही आकर्षण है जो कभी मैंने श्वेता की आंखों में देखा था। दिलों की बातें आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिलों में प्रवेश कर चुकी थी। टूटान ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था। दोस्तों, टूटान की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। और टूटान की ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।